हेलो प्यारे साथी, नमस्कार। मैं देवेंद्र कुमार आप सबका स्वागत करता हूं MLID स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप एकदम मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे दोस्त, और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्त, आज हम शुरू कर रहे हैं 11 नंबर प्रश्न सेट। और आज इसमें हम मौर्य वंश को अंत तक पढ़ेंगे। मतलब आज मौर्य वंश से बनने वाले जो भी प्रश्न है वो उनकी समाप्ति हो रही होगी। और दोस्त, कल पढ़ेंगे जो मौर्य उत्तरकाल है, मौर्य वंश के बाद के जो शासक हैं उनके बाद का जो पीरियड है इतिहास में, वो पढ़ेंगे। तो दोस्त, आपने इससे पहले 10 प्रश्न सेट देखे होंगे जिसमें हम लोग चैप्टर वाइज या टॉपिक वाइज कहें, और सारे जो टॉपिक हैं जैसे हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, उसके बाद जो आपका स्ट्रेटेजी हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर, या इकोनॉमिक्स हो गया, या फिर एनवायरनमेंट हो गया, इन सभी के प्रश्न जो दोस्त कर रहे हैं वो सारे कैसे प्रीवियस ईयर है। तो दोस्त, आशा करते हैं कि आपने वो क्लासेस देखी होंगी। अगर नहीं देखी है तो आप एक बार जरूर देखिए, आपको बहुत कुछ मिलेगा वहां से। और मैं वादा करता हूँ दोस्त, आप इन प्रैक्टिस सेट को लगाएंगे तो आपका NTPC अभी मेंस होने को है, और ग्रुप डी का एग्जाम बड़े अच्छे से क्लियर हो जाएगा और आप अपनी एक सीट पक्की कर पाएंगे। तो दोस्त, शुरू करते हैं आज के इस प्रैक्टिस सेट को और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, ऐतिहासिक ग्रानाइट ट्रंक रोड का निर्माण कई शासकों द्वारा कराया गया था। मौर्य वंश के शासनकाल के दौरान इसे क्या कहा जाता था? तो दोस्त, जो आज ग्रानाइट ट्रंक रोड है, मतलब जिसे आज हम GT रोड कहते हैं, GT रोड, इसे मौर्य काल में क्या कहते थे? तो दोस्त, मौर्य काल में इसे उत्तरापथ के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? उत्तरापथ के नाम से। क्योंकि इसका जो निर्माण कराया था मौर्य शासकों ने कराया, तब ये कन्नौज, तक्षशिला को जोड़ता था। कहां तक? तक्षशिला तक जाता था। उसके बाद जब शेरशाह सूरी आया मुगल काल के बाद, मुगल काल में जब शेरशाह सूरी आया, तो दोस्त शेरशाह सूरी ने इसका नाम शेरशाह सूरी की जब मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद के जो शासक हैं उसने इस रोड का नाम इसके नाम पर बदल कर रख दिया था सड़क ए आजम। क्या? सड़क ए आजम। तो दोस्त, इसका नाम बदल कर क्या रख दिया था? सड़क ए आजम रख दिया गया था। तो ये वही रोड है जिसे आज हम GT रोड नाम से जानते हैं, GT रोड। उसके बाद दोस्त अंग्रेज आए और अंग्रेजों ने ऐसी सड़क का नाम बदलकर क्या रख दिया? उन्होंने रख दिया GT रोड। तो सबसे पहले क्या था? ये उत्तरापथ, फिर हो गया सड़क आजम, और आज क्या है? ये GT रोड कहा जाएगा। ठीक है दोस्त, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मैगस्थनीज ने लिखी है? तो दोस्त, मैगस्थनीज के बारे में कल आपको बताया था कि जो मैगस्थनीज है ये यूनानी राजदूत है, यूनानी है। किसका राजदूत है? ये सेल्यूकस निकेटर ने भेजा था इसे। किसने? सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर दोस्त, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत है। अच्छा, इसने भेजा क्यों था? एक युद्ध हुआ था जो चंद्रगुप्त मौर्य है और सेल्यूकस निकेटर के बीच, उसमें से सेल्यूकस निकेटर की हार हुई और चंद्रगुप्त मौर्य उस युद्ध को जीत जाते हैं। जब जीत जाते हैं तो उनके बीच संधि होती है, और उस संधि में चंद्रगुप्त मौर्य 500 हाथी सेल्यूकस निकेटर को देते हैं, और उसके बदले में सेल्यूकस निकेटर 4 प्रदेश चंद्रगुप्त मौर्य को देते हैं, जो हमने आपको बताए थे कल। एक तो मकरान, हेरात, और काबुल, और कंधार। ये 4 प्रदेश कैसे मिलते हैं? इससे मिलते हैं चंद्रगुप्त मौर्य को। और दोस्त, उसी शर्त के बाद जो सेल्यूकस निकेटर है मैगस्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजता है। अब दोस्त, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जब ये मैगस्थनीज आ जाता है तो इसने अपनी एक बुक लिखी थी। इसकी बुक है, बहुत प्रसिद्ध है, इंडिका। तो दोस्त, इंडिका में क्या मिलता है? इंडिका में मौर्य का शासनकाल का, या मौर्य साम्राज्य की जो संस्कृति है, उसका साम्राज्य है, उसका राज्य विस्तार है, उसकी जो नीति है, और किसी व्यक्ति विशेष के प्रति उसके कैसे व्यवहार है, तो और जो प्रशासन है उसके बारे में ये लिखता है इंडिका में। तो इसके प्रसिद्ध बुक क्या है? इंडिका है। कौन सी दोस्त? इंडिका।
हर्षचरित की बात करें तो दोस्त हर्षचरित जो किसकी किताब है, हर्षचरित बाणभट्ट की किताब है, बाणभट्ट। तो दोस्त बाणभट्ट कौन है, राजा हर्ष हुए थे उनके दरबारी कवि थे बाणभट्ट। मालविकाग्निमित्रम ये किसकी है, ये कालिदास की है। किसकी दोस्त, कालिदास। कालिदास की और भी किताबें हैं, मालविकाग्निमित्रम, शाकुंतलम, और दोस्त इसकी इनकी एक और हो जाएगी, कौन सी हो जाएगी, और दोस्त इनकी हो जाएगी मेघदूतम, मेघदूतम, कुमार संभवम, कुमार संभवम। तो दोस्त ये कालिदास की प्रसिद्ध पुस्तकें हो जाएंगी। ठीक है दोस्त, आगे चलते हैं अगले प्रश्न को, और अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से किसने मौर्य प्रशासन में अध्यक्षों को विभिन्न विभागों के अधीक्षकों के रूप में उल्लेखित किया था। तो दोस्त मौर्य प्रशासन में, जो मौर्य प्रशासन है इसके संस्थापक आप जानते हैं कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य, इन्होंने नंद वंश का खात्मा करके ये सिंहासन पर आए, मतलब मौर्य वंश की स्थापना की। इनके जो गुरु हैं दोस्त, इनके गुरु चाणक्य, आचार्य चाणक्य। इनका दूसरा नाम है विष्णुगुप्त। इनका एक और नाम है कौटिल्य। दोस्त इन्होंने अपनी एक प्रसिद्ध बुक लिखी, उस बुक का नाम है, इनकी बुक कौन सी है दोस्त, अर्थशास्त्र। कौटिल्य के अर्थशास्त्र। ठीक है दोस्त, तो जो अर्थशास्त्र है ये धन का विज्ञान न होकर के ये राजनीति पर डिपेंड है, ये राजनीति बताता है। तो दोस्त इसी अर्थशास्त्र में मौर्य प्रशासन के बारे में चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु हैं आचार्य चाणक्य उन्होंने बताया है। तो कौन उल्लेखित करता है इसका दोस्त, कौटिल्य उल्लेखित करते हैं। दोस्त अगर चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल की बात करें तो इनका शासनकाल जो है 323 बीसी से और 298 बीसी तक रहेगा। चंद्रगुप्त मौर्य के जो उत्तराधिकारी हैं, उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त मौर्य का जो उत्तराधिकारी है वो कौन है, आप कहेंगे बिंदुसार। ये दोस्त बिंदुसार है, एक शासक और हुआ था बिंबिसार। तो जो बिंबिसार है वो हर्यक वंश का संस्थापक है, वो 544 में हुआ था। कब, 544 बीसी में हुआ था। तो ये बिंदुसार है, और दोस्त इसका शासनकाल 298 बीसी से 273 बीसी तक रहा। और दोस्त जो बिंदुसार है इसी को कहा गया है, इसकी जो उपाधि है, इसकी उपाधि अमित्रघात। वायुपुराण में दोस्त इसे बताया गया कि इसने 16 युद्ध लड़े और 16 युद्धों मतलब 16 राज्यों का विजेता बताया गया। किसे, 16 राज्यों का विजेता इसे बताया गया, किसे, बिंदुसार को। इसका दोस्त उत्तराधिकारी कौन हुआ, इसका उत्तराधिकारी इसका बड़ा बेटा था दोस्त सुसीम, लेकिन सुसीम की हत्या करके कौन, अशोक गद्दी पर बैठा। कौन, अशोक। और अशोक का जो शासनकाल है दोस्त वो आप कहेंगे 269 से 269 बीसी से 232 बीसी तक रहा। कहां तक, 269 बीसी से 232 बीसी। दोस्त अब ये 273 तक तो बिंदुसार रहा, लेकिन 273 के बाद 269 मतलब ये 4 वर्ष का जो गैप आया, वो क्यों आया। तो दोस्त ये 4 वर्ष का गैप इसलिए आया कि ये कहा जाता है कि अशोक ने 4 वर्ष तक सिंहासन के लिए युद्ध किया और अपने ही सगे 100 भाइयों को मारा था। इसने अपने सगे 100 भाइयों को मारकर अशोक गद्दी पर बैठा था। तो दोस्त ये 4
वर्ष जो बीच में गैप यहाँ बनता है, ये 4 वर्ष का, तो यहाँ बताया जाता है ये उत्तराधिकार का युद्ध है या उत्तराधिकार के लिए संघर्ष है। तो दोस्त 269 बीसी में कौन अशोक गद्दी पर आया, इसके 8 वर्ष बाद कलिंग का युद्ध हुआ, मतलब 261 बीसी में होगा। ठीक है दोस्त, अगर आगे चलते हैं। ने धर्म विजयता, धार्मिक द्वारा विजय की नीति विकसित की। तो दोस्त किसने धर्म विजयता, तो आप कहेंगे अशोक ने। अशोक ने दोस्त धर्म विजयता या धार्मिक द्वारा विजय की नीति कब स्थापित की, तो कब विकसित की, तो दोस्त अगर अभी आपसे बात किया था 261 बीसी, 261 बीसी में कलिंग वॉर होता है, कलिंग युद्ध। कलिंग युद्ध जब होता है दोस्त, तो इसमें बहुत सारा धन संपत्ति पैसा लोग, बहुत सारे लोग मारे जाते हैं, इतना रक्तपात होता है कि बहुत अधिक मात्रा में रक्तपात होता है। और इसी रक्तपात को देखकर जो अशोक है उसके हृदय परिवर्तित होता है, और हृदय परिवर्तन के बाद अशोक ने युद्ध घोष की नीति को छोड़कर युद्ध घोष या कहे हम भेरी घोष, इसी को हम भेरी घोष कहते हैं, भेरी घोष की नीति को छोड़कर और उसने धार्मिक धार्मिक मतलब धर्म द्वारा विजय, या फिर इसे कहें, इसे क्या कहेंगे, धर्म घोष की नीति अपनाई। धर्म घोष की नीति कौन सी दोस्त, धर्म घोष की नीति अपनाई किसने, अशोक ने। तभी से इसका हृदय परिवर्तित होगा। और दोस्त इसकी जो जानकारी है, कलिंग युद्ध की जो जानकारी है, तो इसकी जानकारी का स्रोत, जानकारी अशोक के 13वें शिलालेख में मिलती है, 13वें शिलालेख से मिलती है। ठीक है दोस्त, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है, सम्राट अशोक ने पत्थर के स्तंभों और पत्थर के तख्तों पर अपने आदेश उत्कीर्ण करवाकर अपने राज्य के प्रमुख स्थानों पर स्थापित किया, ताकि लोग तदनुसार आचरण कर सकें। तो दोस्त ये कुल कितने थे संख्या में, आप बताएंगे। सम्राट अशोक ने पत्थर के स्तंभों और पत्थर के तख्तों पर अपने कुल 14, कितने दोस्त, 14 शिलालेख या स्तंभ लेख लिखवाए, और इन्हें अपने राज्य में जगह जगह पर स्थापित करवाया। जिससे कि ये कब से किया, जब कलिंग युद्ध हो गया 261 बीसी में, उसके बाद हृदय परिवर्तन हुआ, और इसने क्या किया, अपने जो आदेश हैं उन्हें लिखवा के या खुदवा कर पत्थरों पर, शिलाओं पर 14 जो शिलालेख थे उन्हें लगवा दिया, जिससे कि लोग उन्हें पढ़ें और उनके बारे में जाने कि अब हमें किसी के साथ अहिंसा करनी है या हिंसा करनी है। तो दोस्त जो अशोक था उसने हिंसा का मार्ग छोड़कर अहिंसा का मार्ग अपनाया था, और उसने ये सोचा था कि जिस तरह से मैं अब किसी के साथ युद्ध नहीं करूंगा तो वही उनकी प्रजा पड़ेगी, तो सब शांति से रह पाएगी, इसलिए उन्होंने ऐसा किया था। और दोस्त जो कलिंग युद्ध था यही अशोक के जीवन का अंतिम युद्ध भी कहा जाता है। मैगस्थनीज भारत आने वाले सबसे शुरुआती खोजकर्ताओं में से एक था, उसका संबंध किस देश से था, तो दोस्त मैगस्थनीज का संबंध अभी आपको बताया कहां से था, यूनान से। और जो यूनान का शासक था कौन, सेल्यूकस निकेटर उसका राजदूत था। अगला प्रश्न है, सम्राट अशोक ने अपने राज्यपाल के 12 वर्ष में अपने राज्य के 12 वर्ष में एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति की। राज्यपाल नहीं दोस्तों, यहाँ राज्यकाल होगा। सम्राट अशोक ने अपने राज्यकाल के 12 वर्ष में एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति की, जो भूमि का सर्वेक्षण करता था तथा भूमि अभिलेखों का रखरखाव करता था और न्याय का पालन करता था। इन अधिकारियों को क्या कहा जाता था, तो दोस्त मौर्य काल में जो भूमि का रखरखाव करने वाले अधिकारी थे इन्हें रज्जो के नाम से जाना जाता। किस नाम से, रज्जो के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है, किस राजा की कहानी मुद्रा राक्षस नामक नाटक का विषय है, तो दोस्त मुद्रा राक्षस में किसकी कहानी बताई गई है, तो चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी बताई गई है। तो दोस्त मुद्रा राक्षस के इसके लेखक कौन है, ये एक नाटक है, तो इसके लेखक विशाख दत्त है, विशाख दत्त। ठीक है दोस्त,
और इसमें किसकी कहानी है? कहानी इसमें किसकी है? चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी बताई है। ठीक है दोस्त, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है, मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो दोस्त मौर्य वंश का अंतिम सम्राट बृहद्रथ था। कौन? बृहद्रथ। बृहद्रथ जो था दोस्त मौर्य वंश का अंतिम सम्राट था। आपको ये बताया था कि ये 4 वंश है, 1 2 3 4। ये कहाँ पे? मगध के राजवंश है। कौन से? हर्यक वंश और शशनाग वंश, सॉरी शुंग वंश। हमें लगता है दोस्त पिछली क्लास में मैंने शशनाग वंश बताया, ये शशनाग वंश नहीं है, यहाँ शुंग वंश होगा। कौन? शुंग वंश, ये करेक्ट है दोस्त। और यहाँ हर्यक वंश, मुझे लगता है मैंने पिछली क्लासों में शायद शशनाग वंश बता दिया, उसके लिए सॉरी दोस्त। यहाँ से शुंग वंश होगा और उसके बाद आता है नंद वंश, नंद वंश। और इसके बाद जो आएगा वो आपका होगा मौर्य वंश। हसना मना। ठीक है दोस्त, तो जो मौर्य वंश है इसका संस्थापक कौन है? तो संस्थापक तो आप जान ही गए, संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। और इसका अंतिम शासक बृहद्रथ है, बृहद्रथ। ठीक है दोस्त, शुंग वंश का संस्थापक दोस्त पुष्यमित्र शुंग है, पुष्यमित्र शुंग। इसका संस्थापक आर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार। और दोस्त नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद, महापद्म नंद। ठीक है दोस्त, ये इनका संस्थापक है। और मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, अंतिम शासक बृहद्रथ। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्त, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, किस मूल भारतीय वंश ने अपने शासकों के चित्र वाले सिक्के जारी किए थे? तो दोस्त किसने जारी किए थे? तो ये थे सातवाहन वंश के शासक। कौन थे? सातवाहन वंश के जो शासक थे, इन्होंने अपने जो पहले के शासक हुए थे उनके चित्र वाले सिक्के जारी किए। और दोस्त सातवाहन शासक की बात किया तो इनके जो संस्थापक है, संस्थापक सिमुक और इनकी जो राजधानी थी प्रतिष्ठान, या ऐसे पैठन के नाम से भी जाना जाता है, पैठन। ठीक है दोस्त, तो ये इसका संस्थापक सिमुक और राजधानी प्रतिष्ठान। जो दोस्त सातवाहन शासक थे, इन्होंने सबसे पहले कांच के सिक्के, सर्वप्रथम कांच के सिक्के, कांच का या शीशे, शीशे के सिक्के कहना ठीक रहेगा दोस्त, शीशे के सिक्के चलवाए। उसके बाद उन्होंने धातुओं के सिक्के जैसे सोना चांदी तांबा, इसके भी सिक्के इन्होंने चलवाए थे। तो दोस्त ये कौन थे? किस मूल भारतीय वंश के जो शासक थे? तो सातवाहन भारतीय वंश के शासक थे, जिन्होंने अपने जो पूर्वज हैं उनके फोटो वाले, उनके चित्र वाले सिक्के चलवाए थे। ठीक है दोस्त, भारत में सांप्रदायिक चुनावी प्रणाली सबसे पहले के द्वारा शुरू की गई थी? तो दोस्त सांप्रदायिक मतलब धर्म विशेष के आधार पर चुनाव प्रणाली कब शुरू की गई? तो दोस्त मार्लियामेंटो रिफॉर्म्स, जो मार्लियामेंटो सुधार था 1909 का, इसके द्वारा सबसे पहले सांप्रदायिक मतलब धार्मिक तौर पर चुनाव कराए गए। और इसमें जो मार्लियामेंटो सुधार है, इसमें ये जो थे मार्ले और मिंटो, इन्होंने मुस्लिम लोगों के लिए, मुस्लिम समुदाय के लिए
पृथक निर्वाचन की घोषणा की और इसमें कहा कि किसी भी मुस्लिम व्यक्ति को सिर्फ मुस्लिम व्यक्ति ही वोट डाल सकता है, केवल मुस्लिम व्यक्ति ही चुन सकता है। ठीक है दोस्त। क्रिप्स मिशन 1942 इसका काम क्या था दोस्त? जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला है? आप कहेंगे 1939 से 1945 तक, 1945 तक। तो यह सेकेंड वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ठीक है दोस्त। तो जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था तो जो क्रिप्स था, स्टेफोर्ड क्रिप्स, इसका अध्यक्ष था, इसका सेकेंड वर्ल्ड वॉर का अध्यक्ष था। तो इसने भारत से बिना कुछ पूछे हुए और ये घोषणा कर दी कि द्वितीय विश्व युद्ध में भारत हमारी ओर है, हमारी ओर है। लेकिन भारत इस बात से नाखुश हो गया और कहा कि हमने जब कुछ कहा ही नहीं तो आपने कैसे कह दिया कि भारत हमारी ओर है। तो ये भारत को फिर मनाने के लिए, मतलब इंडियन को मनाने के लिए क्रिप्स मिशन आया 1942 में। तो इसके सामने फिर भारतीयों ने शर्त रखी कि हम आपके साथ विश्व युद्ध में शामिल होंगे, लेकिन आपको हमारी शर्तें स्वीकार करनी होगी। वो शर्तें क्या होंगी कि हमें हमारा संविधान बनाने की स्वतंत्रता दी जाए और हमें आजाद किया जाए। तो क्रिप्स मिशन इसके लिए एक्सेप्ट करता है, लेकिन वो 3 शर्तें अपनी भी रखता है, मतलब अपनी कई शर्तें रखता है। और उसमें कहता है कि यदि भारतीयों के द्वारा बनाया गया संविधान, यदि भारतीयों के द्वारा बनाया गया संविधान ब्रिटिश सरकार को पसंद नहीं आता तो ब्रिटिश सरकार अपनी यथास्थिति बनाए रखेगी। इस बात से नाखुश होकर महात्मा गांधी ने इस मिशन को यह कहा कि यह तो दिवालिया बैंक है, दिवालिया बैंक, जो भविष्य में बनाने वाले चेक के बराबर है। तो दोस्त इस तरह से क्रिप्स मिशन है, इसे अस्वीकार कर दिया गया। उसके बाद आया बेबिल प्लान और रोलेट एक्ट दोस्त 1919 में आया था। इसकी बातें करेंगे आगे। किस निर्णय ने संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत निर्धारित किया? तो दोस्त संविधान की मूल संरचना का मतलब क्या है कि संविधान में संशोधन तो कीजिए, लेकिन उसके मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। तो ये किसमें कहा था? केशवानंद भारतीवाद। और ये कब कहा दोस्त केशवानंद भारतीवाद? तो आप कहेंगे ये 1973 का है, 1973। 1973 में केशवानंद भारतीवाद बनाम केरल में यह कहा गया कि आप संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन तो कर सकते हैं, लेकिन उसके मूल ढांचे में परिवर्तन किए बिना। यदि कोई संशोधन इस तरह से किया जाता है जिससे कि संविधान का मूल ढांचा चेंज होता है, तो न्यायालय द्वारा वह जो संशोधन किया गया है उसे रद्द कर दिया जाएगा। और दोस्त जो केशवानंद भारतीवाद था, इसमें 13 जजों की पीठ थी, 13 न्यायाधीश, 13 न्यायाधीश, 13 न्यायाधीशों की बेंच या पीठ, इसने ये निर्णय दिया था। ठीक है दोस्त। अब जो संविधान संशोधन है वो किस आर्टिकल में? संविधान संशोधन, संविधान संशोधन तो दोस्त आप कहेंगे 368 में। तो 368 आर्टिकल है, कौन सा आर्टिकल? 368 आर्टिकल। तो 368 आर्टिकल के तहत आप संशोधन तो कर सकते हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिनमें आप 368 के तहत संशोधन नहीं करते। तो वो कौन सा है? संविधान की सर्वोच्चता, संविधान की सर्वोच्चता, इसमें आप संशोधन नहीं कर सकते। कार्यपालिका, विधायिका, और न्यायपालिका। इसमें भी आप इसके जो क्रियाकलाप है इनमें संशोधन नहीं कर सकते। किसके अकॉर्डिंग? आर्टिकल 368 के तहत। ठीक है दोस्त। चलते हैं अगले प्रश्न पे। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हमारे सौरमंडल का हिस्सा नहीं है? तो दोस्त यूरोपा, सूर्य, चंद्रमा और ध्रुव तारा। इसमें क्या लिखा है दोस्त? तारा। और एक सौरमंडल में सिर्फ एक ही तारा होगा। जैसे हमारा सौरमंडल है तो हमारे सौरमंडल का तारा कौन है? सूर्य है।
तो दोस्त ध्रुव तारा इसमें कैसे आ जाएगा? तो आप कहेंगे यूरोपा भी है, सूर्य भी है, चंद्रमा भी है, लेकिन ध्रुव तारा इसका हिस्सा नहीं है, क्योंकि ध्रुव तारा खुद अपने आप में एक तारा है और जो पृथ्वी से लगभग 396 प्रकाश वर्ष दूर है। कितना? पृथ्वी से लगभग 396 प्रकाश वर्ष की दूरी पर उत्तर दिशा में चमकने वाला एक तारा है। ठीक है दोस्त। तो अगर यूरोपा की बात करें तो दोस्त ये पृथ्वी का, सॉरी, बृहस्पति का चंद्रमा या उपग्रह है। सूर्य दोस्त एक तारा है, ये तो पता ही है। सूर्य जो है सौरमंडल का मुखिया, सौरमंडल का मुखिया। चंद्रमा दोस्त, चंद्रमा क्या है? पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह। तो दोस्त होता क्या है, जो सौरमंडल है इसमें तो सूर्य इसका प्रधान है, उसके बाद 8 ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्का, उल्का पिंड, ये सभी शामिल होते हैं। तो दोस्त ये जो सूर्य है, सूर्य के चारों ओर इसके ग्रह चक्कर लगाते हैं, इस तरह से ये चक्कर लगा रहे हैं ग्रह। ठीक है दोस्त। अब इन ग्रहों का चक्कर भी कौन लगाता है? तो इन ग्रहों का चक्कर, जैसे ये है आपका सूर्य और ये चक्कर लगा रही है पृथ्वी, ये पृथ्वी लगा रही है, तो इनका चक्कर भी कौन लगा रहा है दोस्त? इनका जो चक्कर लगा रहे हैं वो इनके उपग्रह होंगे। तो सूर्य, ये पृथ्वी का चक्कर लगा रहे हैं कौन? उपग्रह। और पृथ्वी अगर यहाँ आ गई तो उपग्रह भी यहाँ आ जाएंगे, फिर पृथ्वी यहाँ आ गई तो उपग्रह भी यहाँ आएंगे, पृथ्वी यहाँ आ गई तो उपग्रह भी यहाँ आएंगे, पृथ्वी यहाँ आ गई तो उपग्रह। तो दोस्त होता क्या है कि जो उपग्रह होते हैं वो अपने ग्रह का चक्कर लगाते लगाते सूर्य का चक्कर भी पूरा लगाते हैं, क्योंकि उनके सभी जो ग्रह हैं वो कैसे घूमते हैं? वो पृथ्वी के चारों ओर, सूर्य के चारों ओर घूम रहे हैं। तो जब सूर्य के चारों ओर घूम रहे हैं तो वो उनके साथ में घूम जाते हैं। ठीक है दोस्त। अब बात करते हैं कुछ और। कल हमने जाना था बुध ग्रह के बारे में, आज शुक्र के बारे में थोड़ा सा जान लो। शुक्र ग्रह, तो दोस्त शुक्र ग्रह के बारे में क्या है? ये सबसे ज्यादा चमकीला, ये सबसे ज्यादा गर्म ग्रह। ऐसा दोस्त ये जो है इसकी जो परिक्रमा है, परिक्रमा पूर्व से पश्चिम। इसका मतलब क्या दोस्त? जो सभी ग्रह हैं वो पश्चिम से पूरब घूमते हैं। कैसे? पश्चिम से पूरब घूमते हैं, लेकिन इसका परिक्रमा कैसा है? पश्चिम से पूरब है। कहां से? पूरब से पश्चिम है। कैसा दोस्त? पूरब से पश्चिम है। पूरब से पश्चिम है, इसका मतलब क्या है दोस्त? इसका मतलब यह है कि अपने यहाँ जो सूर्योदय होता है वो कहाँ होता है? पूरब दिशा में। इसमें जो सूर्योदय होगा वो कहाँ होगा? सूर्योदय पश्चिम दिशा में, पश्चिम दिशा में। सूर्य से दूरी के क्रम में, सूर्य से दूरी के क्रम में, सूर्य से दूरी के क्रम में दूसरा है, सेकंड। इसका द्रव्यमान, आकार, भार पृथ्वी के लगभग बराबर है, इसलिए इसे कहते हैं पृथ्वी की जुड़वा बहन या पृथ्वी की बहन। आप ऐसे लिखिए, पृथ्वी की बहन ग्रह। तो आप इसे क्या कहेंगे? पृथ्वी की बहन ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। तो ये दोस्त शुक्र के बारे में जानकारी थी, उम्मीद करते हैं आपको अच्छी लगी होगी, तो आप नोट कीजिएगा। आगे चलते हैं। ग्रहों के ग्रह पथों का सामान्यतः आकार क्या होता है? तो दोस्त ग्रह के जो ग्रह पथ होते हैं उनका सामान्य आकार जो होता है वो अंडाकार होता है। कैसा होता है? अंडाकार होता है। अगला प्रश्न, रामनवमी एक हिंदू वसंत महोत्सव है जो भगवान राम के जन्मदिन पर मनाया जाता है और यह सामान्यतः अप्रैल के महीने में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है दोस्त?
अप्रैल के महीने में। अप्रैल में होता क्या है, जो रामनवमी है दोस्त, वो चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की नवमी को मनाया जाता है। और इसी के साथ दोस्त चैत्र नवरात्रि भी फिनिश हो जाते हैं। तो ये चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी को मनाया जाता है। कौन सा? रामनवमी। और ये अप्रैल महीने में पड़ता है। ठीक है दोस्त, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा त्योहार मुख्यतः वाराणसी में गंगा नदी के घाट पर दिवाली के 15 दिन बाद पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है? तो दोस्त दिवाली के 15 दिन बाद तो आप कहेंगे देव दिवाली मनाया जाता है। और देव दिवाली दोस्त वाराणसी का प्रमुख त्योहार है, महत्वपूर्ण त्योहार है। इस दिन ये माना जाता है कि जब दीप उत्सव हुआ था, दीपावली हुई थी, उसके 15 दिन बाद वाराणसी के घाट पर, मतलब काशी के घाट पर देवताओं ने आकर स्वयं दीपक जलाकर एक उत्सव मनाया था जिसे दिवाली कहा जाता है। तो इसी को देव दिवाली के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्त, तो ये क्या हो जाएगा, देव दिवाली। और ये कहाँ मनाया जाता है, ये भी याद रखना, ये वाराणसी में मनाया जाता है। कहाँ पे? वाराणसी में गंगा के घाट पर। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर की एसआई इकाई है। तो दोस्त आप इसे जानेंगे इस तरह से, ये कैपिटल जी है, इक्वल टू, आप ऐसे लिखिए, एफ बराबर कैपिटल जी m1 इंटू m2 अपॉन आर स्क्वायर। इसका मतलब क्या है दोस्त, दो पिंड है, एक पिंड ये है, एक पिंड ये है, इनके बीच की दूरी r है। कितनी है इनके बीच की दूरी दोस्त? r है। ये m1 हो गया और ये m2 हो गया। ठीक है दोस्त, तो दोस्त ये m1 है, ये m2 है, ये दो पिंड है, इनका द्रव्यमान m1, इसका m2 है, इसके बीच की दूरी r है। तो दोस्त इस पर लगने वाला जो बल होगा वो क्या होगा, लगने वाला बल F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा इनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो दोस्त जब इसे आप हटाएंगे प्रोपोर्शनल को, तो आप यहाँ कैपिटल जी ले लेंगे और ये बनेगा m1 इंटू m2 अपॉन r स्क्वायर। तो दोस्त अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ आइए, g को हम कैसे निकालेंगे, तो g बराबर हो जाएगा f इंटू आर स्क्वायर अपॉन m1 इंटू m2। तो दोस्त g का जो आप मात्रक निकालेंगे तो f का क्या होता है, न्यूटन। और न्यूटन को क्या कहते हैं, न्यूटन F बराबर m होता है ना, F बराबर m, तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो F बराबर आप यही लिख लीजिए न्यूटन। न्यूटन को क्या लिखेंगे, n। यहाँ आपका मात्रक बनेगा n इंटू दूरी क्या होता है दोस्त, मीटर, तो मीटर स्क्वायर अपॉन इसका क्या हुआ, किलोग्राम, इसका भी किलोग्राम, तो क्या हो जाएगा, किलोग्राम स्क्वायर। तो किसका बन जाएगा, ये जी का, कैपिटल जी का मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, और इसे हम कहते हैं गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियतांक। ये क्या है, सार्वभौमिक नियतांक है। ठीक है दोस्त, और जो जी होता है वो क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है, लेकिन ये सार्वभौमिक नियतांक होता है। तो इस तरह से आपको मात्रक मिल जाता है जी का, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। अगला प्रश्न है, निम्न में से किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही है? तो दोस्त उत्क्षेप बल लिखा होगा यहाँ पे, उत्क्षेप बल। तो दोस्त कौन सी दो ऐसी राशियां हैं जिनकी राशि एक जैसी है? तो एक तो उत्क्षेप बल की भी है और एक इसकी बल, भार, उत्क्षेप बल, इनकी सबकी जो इकाई होती है वो दोस्त क्या है, भार, किलोग्राम। क्या होती है दोस्त, किलोग्राम। या फिर बल की इकाई क्या होती है, न्यूटन। इसका न्यूटन लिखेंगे दोस्त, क्योंकि बल और भार यहाँ पे क्या है, न्यूटन है। किलोग्राम द्रव्यमान की इकाई होती है। ठीक है दोस्त, अगला प्रश्न है, शब्द परमाणु को किसने खोजा था? तो किसने खोजा था दोस्त, इसका सही आंसर है डेमोक्रेट्स। डेमोक्रेट्स ने परमाणु को खोजा था और इन्होंने बताया कि जो परमाणु है वो एक ऐसा कण है जो अविभाज्य है। परमाणु कैसा है, परमाणु के बारे में थोड़ी सी जानकारी और कर लें।
अविभाज्य कण, अविभाज्य कण अर्थात इसे तोड़ा ना जा सके, तोड़ा ना जा सके। ठीक है दोस्त, ये किसी भी अभिक्रिया में भाग तो ले सकते हैं, किसी भी अभिक्रिया में भाग तो ले सकते हैं, लेकिन स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते। तो क्या कहेंगे हम, ये स्वतंत्र अवस्था में स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते। तो ये किन्हीं दो परमाणुओं से मिलकर, किन्हीं दो परमाणुओं से मिलकर, या अलग अलग प्रकार के दो परमाणु हो या एक ही प्रकार के हो, तो दो परमाणुओं से मिलकर क्या बनता है, दो परमाणुओं से मिलकर अणु बनाते हैं। क्या बनाते हैं, अणु बनाते हैं। ठीक है दोस्त, जो परमाणु है ये किससे बना होता है, तो दोस्त जो परमाणु है ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बने होते हैं। तो दोस्त किसी भी परमाणु में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, परमाणु रासायनिक रूप से जुड़कर क्या बनाते हैं, तो दोस्त परमाणु रासायनिक रूप से जुड़कर क्या बनाते हैं, अणु बनाते हैं। इसका ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न, कोशिका में 6 कार्बन वाली अणु ग्लूकोज के 3 कार्बन वाले अणु पाइरुवेट में विखंडन की प्रक्रिया कहाँ होती है, तो दोस्त ये कोशिका द्रव्य में होती है। कहाँ होती है, कोशिका द्रव्य में। दोस्त अगर माइटोकॉन्ड्रिया को बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है पावर हाउस ऑफ द सेल होता है। पावर हाउस ऑफ द सेल, क्या दोस्त, पावर हाउस ऑफ द सेल मतलब जो कोशिका उसका पावर हाउस मतलब क्या है, शक्ति गृह। ठीक है, उसके बाद जो हरित लवक होता है दोस्त, ये हरित लवक जो होता है ये किसी भी पौधे में हरित लवक का काम होता है पत्तियों को हरा रखना, और जो हरित लवक है उसके कारण ही जो पत्तियां होती हैं वो किसी अपने भोजन को बना पाती है। ठीक है, उसके बाद दोस्त कोशिका द्रव, कोशिका द्रव कहाँ होता है, ये जो कोशिका है, कोशिका के अंदर ये केंद्रक है, तो केंद्रक के बाहर और कोशिका झिल्ली के अंदर जितना भी ये द्रव्य फैला है यहाँ पे, इसी को कोशिका द्रव्य कहते हैं। और दोस्त इसी कोशिका द्रव्य में माइटोकॉन्ड्रिया होती है। क्या होती है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इसी में होती है, गोल्जी का इसी में होता है, राइबोसोम इसी में होते हैं। ठीक है दोस्त, तो अन्य कोशिकांग भी कहाँ मिलेंगे आपको, कोशिका द्रव्य में ही मिल जाएंगे। अगला प्रश्न है, प्रोकैरियोटिक सेल की कुछ विशेषताओं का उल्लेख नीचे दिया गया है और नीचे दिए गए विकल्पों में से गलत विकल्प का चयन कीजिए। तो दोस्त झिल्लीबद्ध कोशिकाओं की मौजूदगी, कोशिका जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हैं उनका आकार छोटा होता है, ये ठीक है। एकल गुणसूत्र, प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या है दोस्त, प्रो जिनमें केवल एक कोशिका हो, और अगर दो कोशिका हो जाएंगे तो यूकैरियोटिक हो जाता है। इसका नाभिकीय क्षेत्र केंद्रकाभ कहलाता है, ये भी ठीक है। तो दोस्त कौन सा गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। कोशिकाबद्ध कोशिकाओं की मौजूदगी ये गलत है। ठीक है दोस्त, अगला प्रश्न, पीसीबी का पूरा नाम, तो दोस्त पीसीबी का पूरा नाम है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। प्रिंटेड सर्किट बोर्ड ये क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मतलब इलेक्ट्रॉनिक के द्वारा जो फाइलें होती है उनका आदान प्रदान करता है। ठीक है दोस्त, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। अगला प्रश्न, उपयुक्त खाद्य श्रृंखला में कौन है, उपयुक्त खाद्य श्रृंखला इनमें से कौन है, तो दोस्त उत्पादक, उसके बाद शाकाहारी, उसके बाद मांसाहारी। तो ये इसका सही आंसर होगा। उत्पादक कौन है दोस्त, पौधे, कैसे, हरे पौधे, हरे पौधे। शाकाहारी में जैसे गाय, हिरण। ये कैसे हैं दोस्त, शाकाहारी, मांसाहारी में आपसे बाघ, चीता, तो दोस्त ये कैसे, ये मांसाहारी में, तो यही तो चलता है। और इसके आगे भी अगर आता तो क्या आ जाता, सर्वाहारी, इसके आगे सर्वाहारी। सर्वाहारी में कौन आ जाता दोस्त,
तो सर्वाहारी में कौन आ जाता है, जैसे मानव। ठीक है दोस्त, तो ये इसका क्रम है। अगला प्रश्न और आज का अंतिम प्रश्न है, मिट्टी के प्रदूषक जो सूक्ष्म जीवों को और पौधों को मारकर खाद्य श्रृंखला और खाद्य वेब को प्रभावित करते हैं, क्या कहलाते हैं? तो दोस्त इन्हें कहते हैं कीटनाशक या पेस्टिसाइड। क्या? पेस्टिसाइड या कीटनाशक। ये क्या करते हैं दोस्त, जो जमीन है, जमीन पर अपनी पृथ्वी पर जितने भी जो सड़ी गली चीजें होती हैं, जैसे जानवर, मृत जानवर है ना, मृत जानवर, या फिर जो पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधे कैसे, सूखे या सड़े गले पेड़ पौधे, इनको ये गला करके इनको क्या करते हैं, इनको नष्ट करते हैं और ये कीटनाशक होते हैं। तो दोस्त यही था आज का अंतिम प्रश्न। और आज की क्लास कैसी लगी दोस्त, एक बार कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। अगर प्रैक्टिस सेट अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और दोस्त अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और आज मिलते हैं शाम को 5 बजे गणित के प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक जुड़े रहिए MLID स्टडी पॉइंट के साथ। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।